गुड मॉर्निंग टू ऑल। वी आर ऑन अवर चैप्टर 3 जेनेटिक्स। पिछली क्लास में मैंने आपको बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस के बारे में बताया था। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब है कि इसके अंदर जो भी एलील होता है वो अपना स्वतंत्र रूप से फ्री होकर अपना प्रभाव दिखाता है, किसी दूसरे एलील से प्रभावित नहीं होता है, किसी दूसरे एलील का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो एलील अपने अपने प्रभाव दिखाते हैं। This law of Mendel is based on the result of a dihybrid cross. According to this law, the alleles of two or more different genes get arranged into gamete independently of one another. In other hand, the allele that a gamete receives for one gene does not influence the allele received for the another gene. Therefore, it is called the law of independent assortment. ये जो मेंडल का थर्ड लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये डाईहाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट को बेस्ड है। मतलब पहले जो दो नियम थे, फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ प्योरिटी जो था, ये दोनों मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर डिपेंड थे, जबकि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है डाईहाइब्रिड क्रॉस पर डिपेंड है। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो एलील होते हैं दो अलग अलग जीन्स के, दो अलग अलग डिफरेंट जीन्स के जो एलील्स होते हैं उनको अलग अलग गैमेट्स में इंडिपेंडेंटली अरेंज कर दिया जाता है। अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो जो एलील दैट आर गैमेट रिसीव फॉर वन जीन डज नॉट इन्फ्लुएंस द एलील रिसीव फॉर अनदर जीन। कहने का मतलब ये है कि एक एलील जो है वो आपके, अगर हमने एक जीन के एलील को लिया है तो, और अगर हमने दो अलग अलग जीन के दो अलग अलग एलील लिए तो दोनों एलील एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। जैसे आप देखोगे कि मैंने एक राउंड, अगर सीड का शेप देखा जाए, अगर मैं किसी प्लांट की सीड का शेप देखूं तो एक सीड होता है राउंड और उसका कलर देखूँ तो कलर है येलो। तो मैंने दोनों जीन्स के एलील्स को लिया, मतलब राउंड का आर लिया और कलर जो येलो था उसका वाई लिया। इट मीन्स जो वैन हिट्रोजाइन, ये कहने का मतलब है कि जो जीन है, दोनों जीन के दो अलग अलग एलील और एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते हैं, और इसीलिए इसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहा जाता है। मतलब स्वतंत्र रूप से प्रभावी होने का नियम, मतलब स्वतंत्र रूप से अपना इफेक्ट दिखाता है। एग्जाम्पल, when heterozygous round and yellow seeds of pea plant was crossed with wrinkle and green seeds of pea plant, it was observed that all seeds of F1 generation were round and yellow seed. अब डायग्राम में देखिए कि जब हमने क्या बोलते हैं, हाँ, राउंड और येलो सीड्स, राउंड यानी कि उसका शेप है और येलो उसका कलर है, तो हमने राउंड और येलो सीड्स को जब रिंकल और ग्रीन, यहाँ पे हमने दो कैरेक्टर्स लिए, दो तरह के जीन लिए, दोनों के अलग अलग एलील्स को काम में लिया। शेप लिया है राउंड जिसके लिए हमने आर लिखा है, और कलर भी उसका काम में लिया यानी येलो जिसके लिए हमने वाई लिखा है। तो यहाँ पे जो राउंड और येलो सीड्स होंगे उन्हें जब रिंकल और ग्रीन कलर के सीड्स का क्रॉस कराएंगे तो आपको जो F1 जनरेशन मिलेगी उसमें सारे के सारे जो गैमेट्स हैं, सारे की सारी जो डॉटर सेल्स होंगी वो आपकी येलो और राउंड होंगी, लेकिन हेट्रोजाइगस, येलो होंगी और राउंड होंगी, हेट्रोजाइगस आप देख सकते हैं। और फिर जब इन्हीं गैमेट्स को हम आपस में क्रॉस कराएंगे तो हमको जो F2 जनरेशन मिलेगी जिसमें 9:3:3:1 का फिनोटाइप होगा, और जीनोटाइप अगर आप देखोगे तो 1:2:2:4:1:2:1:2:1 का मिलेगा। कहने का मतलब ये कि इसका जो फिनोटाइप है वो इंपॉर्टेंट है। फिनोटाइप का जो रेशो 9:3:3:1 मिलेगा। 9 में अगर राउंड मिलेंगे और येलो सीड्स मिलेंगे, 3 आपको राउंड और ग्रीन और राउंड सीड्स मिलेंगे, 3 आपको येलो और रिंकल सीड मिलेंगे, और 1 आपको ग्रीन और रिंकल मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि मैक्सिमम जो सीड्स हैं वो आपको हेट्रोजाइगस ही मिलेंगे। मुश्किल 2 या 3 सीड्स ऐसे होंगे जो आपको होमोजाइगस मिलेंगे, यानी ग्रीन और रिंकल मिल जाएगा, रेस्ट ऑफ सब आपको हेट्रोजाइगस मिलेंगे। तो इसका जो फिनोटाइप रेशो आप देखोगे वो होगा 9:3:3:1। इसको मैं आपको एक सिंपल से डायग्राम के बेस पर भी समझा दूंगी कि अगर मैंने एक राउंड और येलो होमोजाइगस सीड लिया और रिंकल और ग्रीन होमोजाइगस से उसको क्रॉस करा तो मुझे F1 जनरेशन मिलेगी। उसमें आप देख सकते हो कि जितने भी गैमेट्स मुझे मिले हैं वो सारे आपके येलो और राउंड गैमेट्स होंगे। फिर इन्हीं येलो और राउंड गैमेट्स के जो गैमेट्स मुझे मिले येलो और राउंड, इनके रिसेसिव और येलो राउंड गैमेट्स जो हम आपस में क्रॉस कराएंगे तो आपको येलो राउंड मिलेंगे, येलो राउंड मिलेंगे, येलो राउंड फर्स्ट लाइन में मिलेंगे। सेकंड लाइन में भी आपको येलो राउंड और येलो व्रिंकल, येलो राउंड, येलो व्रिंकल मिलेंगे। आप इस डायग्राम में देख लीजिए, आपको डायग्राम में क्लियर हो जाएगा कि जब हम इन्हें आपस में क्रॉस करा रहे हैं, F1 जनरेशन को इसी से आपस में हम क्रॉस करा रहे हैं, तो F2 जनरेशन का जो फिनोटाइप रेशियो है उसमें आपको राउंड और येलो भी मिल रहे हैं, ग्रीन और राउंड भी मिल रहे हैं, येलो और व्रिंकल भी मिल रहे हैं, और ग्रीन और व्रिंकल भी मिल रहे हैं। तो ये आपका था
लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ था, जिसके अंदर हर गैमेट ने अपना अपना या हर एलील ने अपना अपना प्रभाव दिखाया है, और दो अलग अलग जीन के जो एलील थे वो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, इन्फ्लुएंस नहीं करते। इसीलिए यहाँ पर अगर येलो सीड का कलर येलो आया है तो राउंड, और उसका शेप राउंड भी आया, सीड का कलर अगर येलो आया तो उसका शेप रिंकल भी आया है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, कि मेंडल्स के जो लॉ है उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। पहला पॉइंट है, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट डोमिनेंट कैरेक्टर आर राउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज वेरियस हार्मफुल एंड लीथल जीन बीइंग रिसेसिव कैन नॉट एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट जीन। कहने का मतलब ये है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सब के अंदर एक डोमिनेंट कैरेक्टर प्रेजेंट होता है। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो डोमिनेंट कैरेक्टर जो होता है वो किसी रिसेसिव कैरेक्टर को प्रभावित कर देता है। मतलब उस दौरान जो रिसेसिव कैरेक्टर होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, क्योंकि वहाँ पे डोमिनेंट जीन प्रेजेंट होता है। तो रिसेसिव जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है डोमिनेंट जीन के सामने। सेकेंड पॉइंट है, जीन कॉन्सेप्ट इज प्रूव बाय द मेंडल्स लॉ ऑफ सिग्रेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। जो जीन कॉन्सेप्ट था कि जो जीन्स है वो अपने साथ जो कैरेक्टर्स हैं वो इनहेरिटेंस को या कैरेक्टर को हेरिडिटी को पेरेंट सेल से मदर डॉटर सेल्स के अंदर लेकर आते हैं, मतलब पेरेंट से बच्चों के अंदर लेकर आते हैं। तो ये जो जीन का कॉन्सेप्ट था ये लॉ ऑफ सिग्रेशन है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट जो क्लियर करता है। तो लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स क्या कह रहा था, इसके अंतर्गत लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स में ये चीज़ थी कि चाहे कितने भी कैरेक्टर्स हम F1 जनरेशन में हमने जो कैरेक्टर्स को क्रॉस कराया था उसमें आपको हेटेरोजाइगस मिले थे, लेकिन F2 जनरेशन में जब F1 जनरेशन को किसी भी उसके मेल या किसी भी उसके एक पेरेंट गैमेट के साथ अगर हम क्रॉस कराएंगे तो हमको F2 जनरेशन में प्योर जो जीन्स होता है प्योर जीन्स हमको मिलेंगे, यानी प्योर एलिल्स मिलेंगे। प्योर टॉल प्लांट में मिल गए थे और प्योर ड्वार्फ प्लांट में मिल गए थे, यानी कि पेरेंट सेल जो वापस अपने आप को रिपीट कर लेती है। F1 जनरेशन में हमको दोनों ही हाइब्रिड मिले थे F1 जनरेशन, लेकिन F2 जनरेशन में जो हमें वापस पेरेंट्स रिटर्न मिल जाते हैं, यानी कि F1 जनरेशन को जब हम उसी के किसी पेरेंट के साथ क्रॉस कराएंगे तो हमें प्योर गैमेट्स मिलते हैं जिनमें प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ प्लांट्स हैं। तो ये जो जीन कॉन्सेप्ट को प्रूव करता है मेंडल का सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। थर्ड लॉ था, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सिग्रेशन वन जीन हैज़ टू एलील एंड इट कंट्रोल टू कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। जो थर्ड लॉ है इसका मेंडल का जो तीसरा लॉ था, थर्ड लॉ जो लॉ ऑफ सिग्रेशन है, मेंडल का जो सेकंड लॉ था लॉ ऑफ सिग्रेशन, वो इस चीज़ को क्लियर करता है कि हर एक जीन जो होता है उसके पास दो एलील्स होते हैं, और ये दोनों एलील्स जो होते हैं वो अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। जैसे अगर दो एलील थे, कैपिटल टी और कैपिटल टी थे, तो दोनों टॉलनेस को कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन अगर एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी था तो एक कैपिटल टी जो था वो आपके टॉलनेस को कंट्रोल करता है, स्मॉल टी जो होता है वो डॉर्फनेस को कंट्रोल करता है। तो हर जीन जो होता है उसके पास दो एलील्स होते हैं, जैसे कि एक टॉलनेस को कंट्रोल कर रहा था, एक डॉर्फनेस को कंट्रोल कर रहा है। अब जैसे कलर्स को लेके करोगे तो एक आपके येलो कलर को कंट्रोल करता है और एक आपके ग्रीन कलर को कंट्रोल करता है। तो इस तरीके से जो एक जीन के अंदर दो एलील्स पाए जाते हैं, दोनों एलील जो है अलग अलग कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। फोर्थ पॉइंट आपका है, न्यू कैरेक्टर इन क्रॉस हाइब्रिड कैन बी बेटर अंडरस्टूड बाय मेंडल्स लॉ। किसी भी क्रॉस हाइब्रिड में अगर कोई नया कैरेक्टर आता है तो उसे हम मेंडल्स के लॉ से समझ सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट था, बाय द क्रॉस ऑफ क्रॉसिंग ओवर यूजलेस ट्रेट कैन बी रिमूव। क्रॉसिंग ओवर की मदद से हम जो यूजलेस कैरेक्टर्स होते हैं उन्हें हटा सकते हैं, और जो यूजलेस है उन्हें हटा सकते हैं, जो यूजफुल कैरेक्टर्स है उन्हें आने वाली नई जनरेशन के अंदर यूज़ में ले सकते हैं, मतलब काम में ले सकते हैं, उन्हें भेज सकते हैं नई जनरेशन के अंदर। सिक्स पॉइंट था, बाय द यूज ऑफ मेंडल्स लॉ डिजीज डिसइंफेक्टेंट एंड इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ प्लांट कैन बी डेवलप्ड एंड ऑब्टेन। कहने का मतलब है कि मेंडल्स के लॉ की मदद से हम ऐसे प्लांट को ऑब्टेन कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं जो कि बीमारियों से फ्री हो, डिसइंफेक्टेड हो, मतलब वो किसी इन्फेक्शन ना हो उसके अंदर, और उसकी वैरायटी भी इम्प्रूव्ड होती, डेवलप वैरायटी होती है। तो इस तरह के प्लांट्स को हम ऑब्टेन कर सकते हैं। Seventh point, the branch of science which deal with the development of human being is eugenics and it is based on the Mendel's law of inheritance. साइंस की वो ब्रांच जो ह्यूमन बींग के अंदर ह्यूमन बींग इज यूजेनिक्स, साइंस विच डील विद द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग इज यूजेनिक्स। वो साइंस की वो ब्रांच जो ह्यूमन बींग के डेवलपमेंट के साथ डील करती है, वो मेंडल के तीसरे लॉ पर मेंडल का जो फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जितने भी तीनों लॉ है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पर डिपेंड करता है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद करूँगी आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा।